गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग आज होगी। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कुल 89 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 14,382 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 778 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 48 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 40 सीट जीती थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बदला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपना दम दिखा रही है। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। सभी 89 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि आप के 88 सीटों पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जबकि बसपा ने 57, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 14 और माकपा ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नर्मदा में एक पोलिंग बूथ की है, जहां 4G और 5G तो बहुत दूर की बात है। 2G नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी बेहद कम है। लेकिन ऐसे इलाकों में भी चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ बनाए हैं। हमारे 148 नांदोद विधानसभा विस्तार में कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां नेटवर्क नहीं आ रहा है। जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, वहां हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वॉकी टॉकी सिस्टम रहता है, वो वॉकी टॉकी के साथ में उसका जो भी एम्प्लॉय होगा वो मतदान मथक पे रहेगा और वहां से हमारे कंट्रोल रूम पे मैसेज देता रहेगा और वो जो भी कम्युनिकेशन है वो इस तरह से रहेगा हमारा। नर्मदा जिले के नामदोद में 624 मतदान केंद्र बनवाए गए हैं। इसमें 17 पोलिंग बूथ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ऐसे हालात से निपटने के लिए चुनाव अधिकारी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में मतदान केंद्रों पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने को खास तैयारी की है। ऐसे कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां सिर्फ महिलाएं ही संचालित करती हैं। मतलब इन बूथों पर सिर्फ महिलाएं ही मौजूद रहेंगी। आज से देश में लेन देन का तरीका बदल जाएगा। इसकी वजह यह है कि महज कुछ घंटों बाद डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया की शुरुआत होने जा रही है, जिसका इस्तेमाल थोक के बाद खुदरा लेन देन के लिए भी हो सकेगा। फिलहाल आरबीआई के इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 4 शहरों में हो रही है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं। इन शहरों में रहने वाले ग्राहक और व्यापारी लेन देन के लिए डिजिटल रुपयों का इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल रुपए से जुड़े इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। लेकिन पहले चरण की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से होगी। डिजिटल करेंसी लाने का मकसद लेन देन को आसान करना है। साथ ही इससे मुद्रा छापने का खर्च भी घटेगा। इसके अलावा काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लगेगी। शेयर मार्केट ने बुधवार को नया रिकॉर्ड बनाया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन सेंसेक्स नई ऊंचाइयों तक जा पहुंचा। बुधवार को बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 417 अंकों की तेजी के साथ 63,100 के स्तर पर बंद हुआ। इतना ही नहीं, कारोबार के दौरान सेंसेक्स 63,300 के आंकड़ों को भी पार कर गया। ये पहली बार है जब सेंसेक्स ने 63,000 के ऊपर का आंकड़ा छुआ है। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 18,758 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे कारोबार के दौरान इसने पहली बार 18,800 का आंकड़ा पार किया और 18,816 के नए स्तर तक जा पहुंचा। सेंसेक्स ने महज 14 महीने के भीतर 60,000 से 63,000 का सफर तय किया है और शेयर बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे हफ्ते बाजार में तेजी कायम रह सकती है। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों और कोचेस को सम्मानित किया। टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरद कमल को देश का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय इस साल थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। लक्ष्य ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में
बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। 7 कोचेस को भी राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड भी शामिल थे। राजस्थान के पाली जिले में अब ऑनलाइन ठगी करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि अब यहां जिले के पहले साइबर थाने को विधिवत शुरू कर दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि पाली जिले में ऑनलाइन ठगी के प्रतिवर्ष 1000 केस दर्ज होते हैं। साइबर थाना नहीं होने के चलते अधिकतर मामलों में पाली पुलिस रिकवरी नहीं कर पाती थी। साइबर थाना खुलने से उम्मीद है कि अब साइबर ठगों पर पुलिस की नकेल कस सकेगी। मोबाइल टावर लगाने, लॉटरी में कार मिलने से लेकर बिजनेस देने का झांसा देने तक का लालच देकर यहां अपराधी ऑनलाइन ठगी करते हैं। खास बात यह है कि साइबर थाने का स्टाफ सिर्फ साइबर अपराध को रोकने और उसके तहत दर्ज मामलों की जांच करने का काम करेगा। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, उसके विदिन हम 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर अगर शिकायत प्राप्त हो जाए तो उस पे एक्ट करना हमारे लिए आसान होता है। धारावी की ये तस्वीर बदलने वाली है, यानी स्लम की जगह अच्छे मकान, बेहतर सड़कें और ऐसी ही दूसरी सुविधाएं यहां रहने वाले लोगों को मिलने वाली हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस बार प्रोजेक्ट के लिए 3 विदेशी कंपनियों समेत कुल 8 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बोली 3 कंपनियों ने ही जमा की, जिनमें अडानी रियल्टी और डीएलएफ के अलावा नमन ग्रुप शामिल थे। अडानी ग्रुप की बोली 5069 करोड़ रुपए की थी, डीएलएफ की बोली 2025 करोड़ की थी, जबकि नमन ग्रुप की बोली बिल्डिंग में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। लिहाजा जब अडानी रियल्टी और डीएलएफ की बोली को खोला गया तो अडानी रियल्टी ने दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को पीछे छोड़ते हुए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया। मायानगरी मुंबई को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, जिसके तहत आने वाले कुछ सालों में स्लम की शक्ल सूरत बदल जाएगी। हरियाणा के पानीपत में सीएम अनाउंसमेंट के तहत 32.7 करोड़ की लागत से बनने जा रहे बाईपास के लिए 2000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही थी। पेड़ों को बचाने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर हरियाणा सरकार से लेकर सिस्टम तक भिड़ गए, जिसके चलते हरियाणा सरकार को सीएम अनाउंसमेंट को भी रद्द करना पड़ा। सीनियर ऑफिसर रविंदर सिंह यहां पर आए, तमाम अधिकारियों की टीम के साथ रिपोर्ट दी कि ये जो है प्रोजेक्ट गैर जरूरी है। ऑलरेडी सड़क बनी हुई है, इससे पानीपत के पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को भारी धक्का लगेगा, नुकसान पहुंचेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से लेकर हरियाणा सरकार के मंत्रियों के दफ्तरों तक के चक्कर काटे। 3 साल की लंबी लड़ाई और जद्दोजहद के बाद लोक निर्माण विभाग हरियाणा की ओर से पत्र जारी करके बताया कि सीएम अनाउंसमेंट ड्रॉप कर दी गई है।